आज की क्लास में हम लोग मेनली वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो वेक्टर को ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। वेक्टर एडिशन शुरू करने के पहले हम लोगों को कुछ और चीज़ पढ़ना होगा, लाइक शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर। ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और कभी कभी इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। देखो, वेक्टर ऑपरेशन करने के लिए, मतलब वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग कभी कभी वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ने पे इसको हम लोग दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी जगह लेके जाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। तो तुम चाहो तो वेक्टर ए को कहीं दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो, लेकिन पहले जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड था वही मैग्नीट्यूड अभी होना चाहिए, और पहले जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन अभी होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर या फिर शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत तुम लोगों को? बोलो। नो सर। नो सर। नंबर टू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए एंड सेम डायरेक्शन होना चाहिए, तभी जाकर के दो वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो यहाँ पे हम 3 वेक्टर ड्रॉ किए। पहला वेक्टर है वेक्टर ए, और मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर। दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर है। और तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी, इसका भी मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, ठीक है। तो इन 3 वेक्टर्स को देख के बताओ कि तीनों में कौन कौन इक्वल लग रहा है तुम्हें? ए और बी। ए और बी, ठीक है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल होगा, वेक्टर सी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे इक्वल है। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन तीनों वेक्टर इक्वल नहीं है। इक्वल सिर्फ वेक्टर ए और वेक्टर बी है। हाँ, तो दो वेक्टर इक्वल तभी होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, थर्ड है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तब जो वेक्टर मिलेगा उसको बोलेंगे नेगेटिव ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लो कि वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर और ये ईस्ट की तरफ है, और दूसरा वेक्टर बी है, इसका भी मैग्नीट्यूड है 2 मीटर लेकिन ये वेस्ट की तरफ है। तो हम बोलेंगे कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी का नेगेटिव है। एज वेल एज हम ये भी बोल सकते हैं कि वेक्टर बी इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कैसे मिलेगा? तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नंबर 4, नंबर 4 में है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। देखो नाम से समझ में आ रहा है, को इनिशियल। को मतलब होता है सेम, इनिशियल मतलब स्टार्ट। को मतलब सेम, इनिशियल मतलब स्टार्ट। मतलब दो वेक्टर अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो तो उनको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि दो वेक्टर का टेल्स कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। टेल्स शुड कोइंसाइड, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर का टेल्स एक ही जगह पे आ जाए तब दोनों वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे मान लो यहाँ पे दो वेक्टर बना दिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। तो ये दोनों को इनिशियल वेक्टर हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा बना दें कि वेक्टर सी ले लिए और वेक्टर डी ले लिए, इस तरह से, क्या ये दोनों को इनिशियल वेक्टर है? बताओ। नो सर। ठीक है, तो सी एंड डी आर नॉट को इनिशियल वेक्टर्स, ए एंड बी आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। अब नंबर 5, नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होने के लिए वेक्टर्स को कोइनिशियल वेक्टर होना पड़ेगा, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होने के लिए वेक्टर्स को क्या होना पड़ेगा, को इनिशियल वेक्टर होना पड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर्स मस्ट बी को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। अगर दो वेक्टर को इनिशियल वेक्टर हो गया तब उस केस में दोनों के बीच का जो एंगल है उसी को हम बोलेंगे एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स। जैसे यहाँ पे देखो इस एग्जांपल में वेक्टर ए और वेक्टर बी को इनिशियल वेक्टर्स है, ठीक है। मान लो कि दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 30 डिग्री, ठीक है। इस केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर को इनिशियल वेक्टर्स। तो एंगल जो होगा, ऐसे करके हम एंगल लिख रहे हैं, एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। मतलब जो एंगल दिख रहा है वही इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। सपोज ऐसा हो जाए कि वेक्टर ए इधर रहे और वेक्टर बी इधर रहे। अच्छा, वेक्टर ए वेक्टर बी ना बोल करके हम इसको वेक्टर सी और वेक्टर डी बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे वेक्टर सी है और यहाँ पे वेक्टर डी है, ठीक है। एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है। और तुमसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर सी और वेक्टर डी के बीच का एंगल कितना होगा। क्या बोलिए? सर ये तो कोई इनिशियल वेक्टर तो नहीं है। नहीं, अभी रुको ना भाई, रुको ना, ठीक है। हम तो अभी बोल ही रहे हैं, मेरा तो बात ही खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर सी और वेक्टर डी, ठीक है। और एक एंगल हम बना के रखे हैं 120 डिग्री। अब अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि क्या वेक्टर सी और वेक्टर डी के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, येस और नो? नो, ठीक है। यहाँ पे पहला चीज ये है कि वेक्टर सी और वेक्टर डी को इनिशियल वेक्टर नहीं है, ठीक है। वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर नॉट को इनिशियल वेक्टर्स। तो अगर वेक्टर सी और वेक्टर डी को इनिशियल वेक्टर नहीं है तो 120 डिग्री को उन दोनों के बीच का एंगल नहीं बोल सकते हैं। तो अगर सी और डी को इनिशियल वेक्टर नहीं है तो उन दोनों के बीच का एंगल भी 120 डिग्री नहीं होगा, लेकिन कुछ तो एंगल होगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इन दोनों वेक्टर को कोइनिशियल वेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक देम कोइनिशियल वेक्टर्स। अगर ऐसा मिल गया तो कोइनिशियल वेक्टर बनाओ, ठीक है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग।
समझे? मतलब अगर दो वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर नहीं है तो उसको हम कोइनिशियल वेक्टर बनाएंगे। तो इसको कोइनिशियल वेक्टर कैसे बनाएंगे बताओ तुम लोग? आइदर डी को मूव करेंगे। हाँ, आइदर डी को मूव कर दो या सी को मूव कर दो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आइदर डी को मूव कर दो या सी को मूव कर दो। ठीक है, तो चलो हम डी को मूव कर दिए, डी को मूव कर दिए। ठीक है, सी जहाँ है वहीं रहने दिए। ठीक है, अब दोनों को इनिशियल बन गया। अच्छा, सी के लाइन को हम प्रोड्यूस कर दिए, तो दिस एंगल इज गिवन एज 120 डिग्री। ठीक है, तो सी और डी के बीच का एंगल ये वाला होना चाहिए जो अभी बनाए। ये वाला एंगल कितना होगा बताओ तो? 60 डिग्री। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन सी एंड डी इज 60 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड डी इज 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर दो वेक्टर कोइनिशियल वेक्टर नहीं है तो कोइनिशियल बना देंगे। कोइनिशियल बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? शिफ्टिंग का यूज करेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो कि दो पैरेलल वेक्टर्स हो जाए, अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हो जाए, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, जैसे मान लो वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी भी उसी साइड में है, और तुमसे पूछ दिया कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे कि दोनों को एक ही जगह पे लेके चले आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, दोनों का टेल को एक ही जगह पे लेके चले आएंगे। ठीक है, अब बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना है? कितना एंगल है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर पैरेलल वेक्टर्स हो जाए तो एंगल इज टेकन है 0 डिग्री। उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना लेंगे? 0 डिग्री लेंगे। एंगल को हम थीटा से लिख दिए हैं। ठीक है, सपोज एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाए, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक वेक्टर मान लो राइट की तरफ है और दूसरा वेक्टर लेफ्ट की तरफ है, तो फिर इन दोनों को शिफ्ट कर दो। ठीक है, शिफ्ट ऐसे किए कि दोनों का टेल एक ही जगह पे आ गया। तो अब बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अच्छा, सर, अगर इसका मैग्नीट्यूड दिया रहता, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड रहता, तो ये तो नेगेटिव वेक्टर बन जाता। हाँ, मतलब एक दूसरे का नेगेटिव होता है, लेकिन तब भी दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा 0 डिग्री होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा 180 डिग्री होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 0 डिग्री से कम नहीं होगा और 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये वेक्टर है, समझे? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 0 डिग्री से कम नहीं होगा, 0 डिग्री के बराबर हो सकते हैं, और 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, 180 डिग्री के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होगा, इंक्लूडिंग 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। समझ में आ गया तुम लोगों को? बोलो अरमान, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया, शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हो गया, और कोइनिशियल वेक्टर हो गया। अब इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा जो भी थोड़ा मोड़ा पढ़ना होगा मेरा नोट्स में लिखा हुआ रहेगा, तो उसे तुम पढ़ लेना। जो काम का चीज़ है वो हम बता दे रहे हैं। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, ठीक है, तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का 4 मेथड है। ठीक है, 4 मेथड है।
तो देयर आर 4 मेथड्स। सबसे फर्स्ट जो मेथड है उसका नाम है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, और इसको कभी कभी हम लोग पॉलीगन लॉ भी बोलते हैं। पॉलीगन लॉ भी बोलते हैं। दूसरा मेथड इज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, और इसको हम लोग कंपोनेंट मेथड भी बोल सकते हैं। कंपोनेंट मेथड भी बोल सकते हैं। थर्ड मेथड को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और फोर्थ मेथड को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। और इसको हम पॉलीगन लॉ भी बोल रहे हैं। देखा जाए होता क्या है। एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि तनिष्क पॉइंट ए से बी तक मूव किए। पॉइंट ए से बी तक मूव किए, ठीक है। फिर बी से सी तक मूव किए, और फिर सी से डी तक मूव किए, और फाइनली डी से ई तक मूव कर गया, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि तनिष्क का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तनिष्क का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या देखते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो कैसे कैसे गया है, ठीक है। बस हम इनिशियल पोजीशन देखेंगे और फाइनल पोजीशन देखेंगे। तो तनिष्क का इनिशियल पोजीशन ए पे है और फाइनल पोजीशन ई पे है। तो अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि तनिष्क का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो तनिष्क का डिस्प्लेसमेंट होगा ए ई। तनिष्क का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए ई होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो ए ई वेक्टर है वो ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर और डी ई वेक्टर का वेक्टर सम है। और वेक्टर सम को कभी कभी हम बोलते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट, ठीक है। कि वेक्टर ए ई जो है वो वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी और वेक्टर डी ई का रिजल्टेंट है। और इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि वेक्टर ए ई इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई, ठीक है। और कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं कि वेक्टर ए ई जो है इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब कि वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी एंड वेक्टर डी ई, ठीक है। देखो यहां ध्यान दो, इस मेथड में हम लोग क्या किए हैं? एक तरह का ग्राफ बनाए हैं। तो ग्राफ बनाए इस चीज को हम बोल रहे हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। एक और चीज, अल्टीमेटली ये एक तरह का पॉलीगन है, पेंटागन बन गया।
पेंटागन बन गया। इस चीज़ को हम पॉलीगन लॉ भी बोलते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, अगर पॉइंट ए से हम मूव करना शुरू करें और ए से बी से सी से डी से ई से फिर दोबारा ए पे आ जाएं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम ए से मूव करना शुरू करें और बी सी डी ई होते हुए दोबारा ए पे आ जाएं, ठीक है, तो देख सकते हैं कि ए बी बी सी डी डी सब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, सब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, लेकिन ए ई जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में है। वेक्टर ए ई जो है वो किस सेंस में है? क्लॉकवाइज सेंस में है। लेकिन वेक्टर ए बी बी सी डी और डी ये सब किस सेंस में है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है उसका सम इक्वल टू क्लॉकवाइज सेंस वाला। जितना भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वेक्टर्स है उसका सम इक्वल टू क्लॉकवाइज सेंस में जो वेक्टर है उसके बराबर। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अगर तुमसे ये पूछ दे कि स्टेट पॉलीगन लॉ, स्टेट पॉलीगन लॉ, ठीक है, तो पॉलीगन लॉ को कुछ हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या स्टेटमेंट इस तरह से दे सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट इफ n vectors are represented by n sides of a n plus 1 sided polygon in the same order, yeah, in the same sense, then n plus 1th side in opposite sense represent their resultant. ठीक है, once again देखो क्या बोल रहा है, it states that if n vectors, it states that if n vectors are represented by n sides of a n plus 1 sided polygon in the same sense, then n plus 1th side in the opposite sense represent their resultant. कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आया, थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, समझो इसको। अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो पॉलीगन है इसमें कितना साइड है बताओ? इस पॉलीगन में कितना साइड है? 5। लेकिन कितना वेक्टर को ऐड कर रहे हो? कितना वेक्टर को ऐड कर रहे हो? 4 वेक्टर को ऐड कर रहे हो। ए बी बी सी डी डी को ऐड कर रहे हो। ए क्या है? उसको ऐड थोड़ी नहीं कर रहे हो, ए तो उसका रिजल्टेंट है। तो यहाँ देखो 4 वेक्टर ए बी बी सी डी डी को ऐड कर रहे हैं और वो चारों सेम सेंस में है। ठीक है, और 5th जो वेक्टर है अपोजिट सेंस में, इन चारों का रिजल्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पॉलीगन जो है, पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड 5 है, लेकिन वेक्टर ऐड कर रहे हैं 4 को, 4 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं और पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 5 है। ठीक है, 5th साइड अपोजिट सेंस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिजल्टेंट। ठीक है, और जो 4 साइड है वो सेम सेंस में होना चाहिए। तो यहाँ जो हम स्टेटमेंट लिखे हैं, इस स्टेटमेंट में क्या लिखे हैं देखो तो, इट स्टेट्स दैट इफ n वेक्टर्स, वेक्टर n है तो पॉलीगन में कितना साइड होना चाहिए? n plus 1। अगर वेक्टर n है तो पॉलीगन में कितना साइड होना चाहिए? n plus 1। मतलब n वेक्टर को हम ऐड करने जा रहे हैं तो पॉलीगन में साइड्स होना चाहिए n plus 1। तो इट स्टेट्स दैट इफ n वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n साइड्स ऑफ ए n plus 1 sided polygon in the same sense, then
n plus 1th साइड इन अपोजिट सेंस रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। ठीक है, ऐसे ये एग्जाम में आ नहीं रहा है तो रटने का जरूरत भी नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एड गिवन वेक्टर्स ग्राफिकली। ठीक है, मान लो कुछ वेक्टर्स दिया हुआ है, जैसे मान लो एक वेक्टर इस साइड में है, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर। ठीक है, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, और फिर लेफ्ट साइड में एक वेक्टर सी है और इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, और बोला है इन तीनों को ऐड करने के लिए, इन तीनों को ऐड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ग्राफिकली ऐड करने के लिए बोला है तो हम लोग पॉलीगन लॉ यूज करेंगे। तो पॉलीगन लॉ यूज करने के लिए करना क्या है वो समझो। सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर लो, सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, और फिर क्या करो कि वेक्टर बी को शिफ्ट करो, और कुछ इस तरह से शिफ्ट करो कि वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड से कोइंसाइड कर जाए, वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड से कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेक्टर बी को ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करना है कि वेक्टर सी को शिफ्ट करना है, और वेक्टर सी को शिफ्ट ऐसे करना है कि वेक्टर सी का टेल वेक्टर बी के हेड से कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, तो वेक्टर सी ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ शुरू होगा, वो शुरू होगा वेक्टर ए के टेल से, और वो कहाँ पे टर्मिनेट करेगा, तो वेक्टर सी के हेड पे। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा। समझ पाए तुम लोग? तो रिजल्टेंट वेक्टर का नाम दे दिए वेक्टर आर। किनको किनको समझ में नहीं आया वो बताओ, किनको किनको समझ में नहीं आया वो लोग बताओ, हम दोबारा रिपीट कर देंगे। अच्छा देखो हम किए क्या है वो समझो। यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं शिफ्टिंग। ठीक है, शिफ्टिंग ऐसे किए कि हेड प्लस टेल एक जगह पे आ गया हो। ठीक है, मतलब हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ऑन टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, इस तरह से शिफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर लाइज ऑन टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। एंड सो ऑन। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऐसा किया जा रहा है कि पहला वेक्टर का हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल हो, दूसरा वेक्टर का हेड पे तीसरा वेक्टर का टेल हो, तीसरा वेक्टर का हेड पे चौथा वेक्टर का टेल हो, एंड सो ऑन। तो यहाँ तो 3 ही वेक्टर है। तो पहले क्या किए कि वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल को रख दिए। ठीक है, फिर वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर सी के टेल को रख दिए। ठीक है, इसके बाद जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा और टर्मिनेट करेगा लास्ट वेक्टर के हेड पे। जो रिजल्टेंट है वो कहाँ शुरू होगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से, मतलब वेक्टर ए के टेल से स्टार्ट होगा और टर्मिनेट करेगा लास्ट वेक्टर के हेड पे, मतलब वेक्टर सी के हेड पे टर्मिनेट करेगा। और इसको उल्टा भी बना सकते हैं। उल्टा बोलने का मतलब सी को पहले लेके फिर बी और हाँ हाँ वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। कम्यूटेटिव होता है ये। कम्यूटेटिव का मतलब समझती हो ना? यस सर। ए प्लस बी कैन बी रिटन एज बी प्लस ए। ठीक है, तो ए को पहले रखो या बी को पहले रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाँ लेकिन फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का टेल होना चाहिए, सेकेंड वेक्टर के हेड पे थर्ड वेक्टर का टेल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज सीक्वेंस मैटर नहीं करता है कि किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है। अच्छा, रिजल्टेंट कहाँ शुरू होगा? तो रिजल्टेंट स्टार्ट्स फ्रॉम
tail of first vector. And terminates at head of last vector. ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है बताओ? अच्छा, इस क्वेश्चन में तुमसे अगर ये पूछ दे कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर आर का लेंथ कितना होगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अच्छा, एक चीज ध्यान दो, वेक्टर आर क्या है यहाँ पे? 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट। नहीं 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 नहीं, पहला नंबर ये देखो कि वेक्टर आर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, क्या वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, क्या वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा? देख के बताओ। यस सर। होगा? देख के बताओ भाई, सर कैसे होगा? सर इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते? अच्छा अभी रुको, उस पे आ रहे हैं भाई, उस पे आ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, होगा या नहीं होगा, पहले ये पूछ रहे हैं। आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो, फिर बोल दे रहे हैं आंसर इज नो। अच्छा, तुम इस वाले डायग्राम को देखो। ठीक है, तुम यहां देखो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर। 5 + 4 + 2 कितना होगा? 11 मीटर। क्या तुमको देख के लग रहा है कि इसका लेंथ 11 मीटर होगा? देख के लग रहा है? बताओ तो तुम, अभी तक बहुत ज्योमेट्री तुम पढ़े हो क्लास 10 तक, क्या रिजल्टेंट का लेंथ यहाँ पे 11 मीटर दिख रहा है? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। क्या होना चाहिए बताओ तो? पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो 10 तक? यस सर। पाइथागोरस थ्योरम से थोड़ा दिमाग लगा के बताओ क्या होना चाहिए। चलो अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। 5 होगा। 5 होगा। कौन बोली? अनिमा। अनिमा। अब सही आंसर आया। ठीक है, अब जाके सही आंसर आया। अरे ध्यान दो इधर, देखो, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि इतना दूर लेंथ क्या होगा, इतना दूर लेंथ ग्रीन कलर से हम बनाए हैं, ये लेंथ कितना होगा बताओ तो? देख के बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। 3 इधर 5 है, इधर 2 है, तो 3 होना चाहिए, मीटर। 3 मीटर होना 3 चाहिए। मीटर। ठीक है, और ये वाला लेंथ कितना है? 4 मीटर। 4। ठीक है, तो इधर 3 है, इधर 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो रेड कलर था उसका लेंथ कितना होगा? 5। 5 मीटर। 5 आएगा ना? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। और वो 5 मीटर इज नॉट इक्वल टू 11 मीटर। ठीक है, तो वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है यहाँ पे? 5 मीटर है। बाकी लोग को चमक गया कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर कैसे है? यस सर। ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट सही था या गलत था? गलत था। गलत। ये सही है। वेक्टर आर जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। वेक्टर आर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर है, लेकिन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। वो गलत स्टेटमेंट है। अगर ऐसा हो जाता तो वेक्टर एडिशन का अलग से रूल नहीं पढ़ते, फिर तो आराम से जैसे पहले जोड़ते थे वैसे जोड़ लेते। वेक्टर एडिशन अलग रूल होता है, अलग चीज होता है, और यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। वो वेक्टर एडिशन रूल फॉलो नहीं करता है, वो सिंपल रूल फॉलो करता है। मतलब करंट में ऐसा होता है कि मान लो कि इधर से एक करंट जा रहा है 1 एम्पियर और इधर से एक करंट आ रहा है 2 एम्पियर, दोनों यहाँ पे जाके मीट कर गया तो ये करंट हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होगा, वेक्टर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वेक्टर में कुछ अलग आएगा। जैसे यहाँ पे देखो 5 + 4 + 2,
11 होता है, लेकिन आर का मैग्नीट्यूड 11 थोड़ी ना है, कितना है, 5 आया। ठीक है, तो वेक्टर का एडिशन का जो रूल होता है नॉर्मल अलजेब्रा वाला रूल नहीं है, उसका अपना ही अलजेब्रा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट उस रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो पॉलीगन लॉ में कोई कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल चीज है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट मेथड है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड या फिर कंपोनेंट मेथड। देखो, एनालिटिकल मेथड में हम लोग करते क्या है कि जितना भी वेक्टर्स होते हैं सबको आई कैप, जे कैप और अगर के कैप का जरूरत है तो के कैप के टर्म में लिख देते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि सारे आई कैप को एक साथ ऐड कर देते हैं, सारे जे कैप को एक साथ ऐड कर देते हैं और सारे के कैप को एक साथ ऐड कर देते हैं। जैसे मान लो कि देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। के कैप भी एक यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, और वेक्टर बी है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, और तुमसे पूछ दिया कि फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आई कैप वाले को एक साथ ऐड कर देना है, जे कैप वाले को एक साथ ऐड कर देना है, के कैप वाले को एक साथ ऐड कर देना है। ठीक है, तो 2 आई कैप प्लस आई कैप कितना होगा, 3 आई कैप। 3 जे कैप प्लस जे कैप कितना होगा, 4 जे कैप। और माइनस 4 के कैप माइनस 4 के कैप कितना होगा, माइनस 8 के कैप। ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन में तुमसे चाहे तो ये भी पूछ सकता है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा, पूछ सकता है भाई। तो अलजेब्रा में जैसे माइनस करते थे वैसे यहाँ माइनस करेंगे। तो क्या करो कि 2 आई कैप से 1 आई कैप को माइनस करो, तो 2 आई कैप माइनस 1 आई कैप कितना होगा, आई कैप। सिमिलरली 3 जे कैप माइनस जे कैप कितना आएगा, 2 जे कैप। और के कैप में क्या मिलेगा बताओ तो, 0। अगर तुमसे बी माइनस ए वेक्टर पूछ दे तब क्या होगा बताओ, माइनस 1 आई माइनस 1 आई कैप और माइनस 2 जे। माइनस 2 जे कैप। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल तरीका है, कुछ तो है ही नहीं इसमें, क्या करना है बोलो। हम तो सिंपल आई कैप को, जे कैप को, के कैप को अगर ऐड करना है तो ऐड कर दे रहे हैं, या सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, खत्म कहानी। ठीक है, चलो एनालिटिकल मेथड में एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो कि देयर आर सम वेक्टर्स, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और जितना भी वेक्टर है सब एक्स वाई प्लेन में है। पहला वेक्टर मान लो कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8 मीटर, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है, और तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 मीटर, और ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन के साथ एंगल बना रहा है 53 डिग्री। हाँ, यहाँ ध्यान दो, देयर आर 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ठीक है, और तुमसे बोला कि इन तीनों वेक्टर को एनालिटिकली ऐड करो। एनालिटिकली ऐड करो मतलब कंपोनेंट मेथड का यूज करके ऐड करो। ठीक है, तो कंपोनेंट मेथड का यूज करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर ए से। वेक्टर ए से वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ इसीता? 8i cap 8i कैप, और यूनिट मीटर है तो 8 मीटर आई कैप लिख दो। ठीक है, प्रभात वेक्टर बी को क्या लिखोगे? सर 6 मीटर जे कैप प्लस जे कैप या माइनस जे कैप? माइनस जे कैप, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। अब वेक्टर सी के लिए काम करेंगे, तो तनिष्क वेक्टर सी को डायरेक्ट आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। तनिष्क यस सर। कैसे लिख सकते हो भाई? उसको तो हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा ना, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, पायल तुम बताओ वेक्टर सी को कैसे रिजॉल्व करोगी, कैसे कंपोनेंट लोगी? तो वेक्टर सी को रिजॉल्व करने के लिए ऐसा करो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, और लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर कोई वेक्टर आर है और किसी लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो उस साइड में कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर साइड में कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर सी वाई के पैरेलल लाइन के साथ एंगल बना रहा है 53 डिग्री। ठीक है, तो y की तरफ इसका जो कंपोनेंट होगा, y की तरफ जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा 5 cos 53 डिग्री। ठीक है, और x के अपोजिट डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा 5 sin 53 डिग्री। वेक्टर c को क्या लिखेंगे अनिमा? वेक्टर c को क्या लिखेंगे? उसका x कंपोनेंट कितना है पहले ये बताओ। x कंपोनेंट कितना है? सर -4j cap प्लस 3i cap मास 4j कैप प्लस 3i कैप। डायरेक्ट आंसर ही बता दे रही हो, चलो कोई नहीं। बाकी लोग समझो, इसका x कंपोनेंट होगा -5 sin 53 डिग्री। -5 sin 53 डिग्री क्यों ले रहे हैं? क्योंकि x एक्सिस के उल्टा साइड में है। ठीक है, और x वाले के साथ i कैप लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आई कैप लिख देंगे, और इसका y कंपोनेंट क्या है? 5 cos 53 डिग्री। तो y कंपोनेंट में लिख दिए 5 cos 53 डिग्री, और y डायरेक्शन में j कैप होता है। तो इससे वेक्टर c हुआ -5 sin 53 डिग्री आई कैप प्लस 5 cos 53 डिग्री j कैप। sin 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5। sin 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5। ठीक है, और cos 53 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा -4i कैप प्लस 3j कैप, और यूनिट मीटर है तो मीटर भी लिखेंगे। समझे? किन्हीं को कोई दिक्कत बताओ? सर हम लोग को वैल्यू कैसे पता चलेगा? अच्छा, वैल्यू कैसे पता चलेगा ना, वो हम लिख देते हैं, वो लिख देते हैं। इसको याद कर लेना, sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5, और cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/5, और sin 37 के वैल्यू इज सेम एज cos 53 डिग्री, और cos 37 डिग्री के वैल्यू इज सेम एज sin 53 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको याद कर लो, अब पता चल गया वैल्यू। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और इसको याद कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 3 वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ठीक है, और तीनों आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखा चुके हैं। अब इन तीनों का रिजल्टेंट चाहिए, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी चाहिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम आर वेक्टर से डिनोट कर दिए। आर वेक्टर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, वेक्टर ए है 8i कैप, वेक्टर बी है -6j कैप, और वेक्टर सी है -4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या लिखोगे बताओ तुम लोग? आई वाले का एक साथ करो तो कितना मिलेगा? 4i कैप, 4i cap और जे वाले में कितना मिलेगा? -3 ठीक है,
तो वेक्टर आर हो गया 4i माइनस 3j, मतलब तीनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट हुआ वो मिला 4i माइनस 3j। ठीक है। आद्या, ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जो फाइनल रिजल्टेंट आया वो वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अच्छा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है पहले ये बताओ तो। सर सेकंड। सेकंड कैसे? एक्स कंपोनेंट कितना है? +4 है कि -4 है? थर्ड सर। थर्ड। एक्स कंपोनेंट कितना है पहले ये बताओ। फोर्थ। और वाई कंपोनेंट कितना है? -3। -3। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई किया? 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है। तो वेक्टर आर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई किया। अब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो √x² + y²। तो √4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। और यूनिट मीटर है तो मीटर लिखो। ठीक है। और सपोज तुमसे ये पूछ दिया कि एंगल भी बताओ, ये वाला एंगल भी बताओ। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं। पहले हम लोग अल्फा निकाल लेते हैं रफ वर्क में। ठीक है। तो अल्फा के लिए एक ट्रायंगल हम ऐसे बना दिए। ठीक है। ये अल्फा है, ये 4 है और ये 3 है। tan अल्फा क्या होगा? 3/4। अच्छा, tan अल्फा 3/4 है, अल्फा होगा 37 डिग्री। ठीक है। tan अल्फा अगर 3/4 है तो अल्फा 37 डिग्री होगा। कैसे 37 डिग्री होगा वो बताते हैं। यहाँ देखो, इधर हम लिखे हैं साइन 37 डिग्री कितना है? 3/5। कॉस 37 कितना है? 4/5। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि tan 37 डिग्री कितना होगा बताओ तो। देख के बताओ tan 37 डिग्री कितना होगा। क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, 3/4 आएगा, है ना। अगर साइन और कॉस का वैल्यू पता है तो बाकी सब वैल्यू तुम लोग बता सकते हो। वैसे तो सिर्फ साइन का वैल्यू पता है, उसी से सब वैल्यू बता सकते हो। ठीक है। साइन कॉस हो गया तो आसान हो गया। tan थीटा क्या होता है? sin θ cos θ। तो tan 37 का वैल्यू होगा 3/4। तो इधर ध्यान दो, ये tan अल्फा मिला है 3/4, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? 37 डिग्री। ठीक है। अब अगर अल्फा 37 डिग्री है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 360 डिग्री माइनस अल्फा। लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे, लेकिन 360 डिग्री माइनस 37 डिग्री। ठीक है। तो कितना आएगा? 323 डिग्री। ठीक है। देखो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन था इसमें 3 वेक्टर दिया हुआ था, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। और तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया हुए हैं। आई कैप और जे कैप के फॉर्म में नहीं दिया हुआ भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है। तो जो फाइनल आंसर आना चाहिए उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड और एंगल होना चाहिए। डायरेक्शन बोलने का मतलब क्या हुआ? एंगल होना चाहिए फाइनल आंसर में, एकदम फाइनल आंसर में। वो तो फाइनल आंसर की बात है। पहले क्या करोगे? पहले ये करोगे कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों को यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, मतलब आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखोगे। तो यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा गया। और वेक्टर सी लिखने का तरीका लास्ट क्लास में सीखे थे। ठीक है। तो कंपोनेंट मेथड से वेक्टर सी को हम लोग यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। फिर इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा, तीनों का वेक्टर सम, मतलब आई वाले को एक साथ ऐड कर लो और जे वाले को एक साथ ऐड कर लो। तो जो वेक्टर मिला वो मिला 4i माइनस 3j। ये आंसर सही है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आई कैप और जे कैप के टर्म में नहीं दिया हुआ है तो हम आंसर आई कैप और जे कैप के टर्म में नहीं देंगे, आंसर हम मैग्नीट्यूड और एंगल के टर्म में देंगे। तो मैग्नीट्यूड और एंगल बताने के लिए सबसे पहले वेक्टर को ड्रॉ कर लो। तो वेक्टर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला है √x² + y²। ठीक है। उसके बाद एंगल निकालें। एंगल निकालने के लिए तरीका क्या था? एंगल निकालने के लिए रफ वर्क होता था। तो रफ वर्क में पहले अल्फा निकालें और अल्फा का हेल्प से हम लोग क्या किए? थीटा निकाल लिए। और थीटा का वैल्यू यहाँ पे हुआ 360 माइनस अल्फा,
विच इज 323 डिग्री।